हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 24। ऑटो में बैठी निशी वंश की बाहों में थी और वंश ने अपने हाथ ऊपर हवा में उठा रखे थे। अगले ही पल निशी को होश आया और उसने वंश से दूर होते हुए कहा, तुमने जानबूझकर किया। मैंने क्या किया? ऑटो वाले ने ब्रेक लगाया। अब ये मत बोलना ऑटो वाला मुझसे मिला हुआ है, वंश ने चिढ़ते हुए कहा। हाँ, तुम तो बहुत शरीफ हो ना, निशी ने वंश को आंखें दिखाते हुए कहा। यस आई एम, वंश ने अकड़ते हुए कहा। अच्छा, अगर तुम इतने ही शरीफ होते ना तो बनारस में वो नहीं करते, निशी ने पुरानी बातें याद करते हुए कहा। वो क्या? वंश ने कहा। वो ही, निशी ने खींचते हुए कहा। अरे तो लेकिन वो ही क्या? वंश ने थोड़ा गुस्से से कहा। तुम मुझे किस नहीं करते, निशी ने भी गुस्से से कहा। तुम्हें लगता है मैं जानबूझकर ऐसा किया होगा? ऐसा कुछ नहीं था, वो बस हो गया और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इतनी ही दिक्कत है ना मुझसे तो उधर खिसक कर बैठो, वंश ने कहा तो निशी मुंह बनाकर साइड में खिसक गई और दोनों बाहर की तरफ देखने लगी। बाहर देखते हुए निशी मन ही मन खुद से कहने लगी, हाँ, समझता क्या है खुद को बहुत बड़ा हीरो समझता है। इसे लगता है सब लड़के इसके पीछे पागल है। मुन्ना भैया ने कहा मैं इसके साथ नॉर्मल पेश आऊं, लेकिन ये तो सीधे मुंह बात तक नहीं करता। मैं ही गधी थी जो उस दिन इस गधे को बचाया। ऊपर से मेरी जिंदगी का पहला किस मैंने इस चिरकुट को किया। इसके साथ रहूंगी तो मैं पागल हो जाऊंगी। दूसरी तरफ वंश ऑटो से बाहर देखते हुए खुद में ही बड़बड़ाने लगा। क्या अजीब लड़की है, जब देखो तब बस झगड़ने को तैयार रहती है। जबान तो ऐसे है जैसे कड़वा करेला। मेरे बारे में कितनी गलत राय रखती है। मैं भला इसका फायदा क्यों उठाऊंगा? बनारस में क्या लड़कियों की कमी थी? पर मैं हमेशा रहा अपनी हद में और इससे लगता है कि मैं लड़की पर लाइन मारता हूं। बनारस में जो हुआ वो सब अनजाने में हुआ। मैंने जानबूझकर किस थोड़ी किया था इसे। एक तो मैं इसे बचाने के लिए पानी में कूदा और ये मुझे ही गलत बोल रही है। ऊपर से मेरा पहला किस भी बेकार चला गया। वंश और निशी दोनों खामोशी से मन ही मन खुद में बड़बड़ा रहे थे। तभी वंश का फोन बजा। वंश ने फोन कान से लगाया और हाँ हूं करने के बाद ऑटो वाले से कहा, भैया यहीं रोक दीजिए। निशी ने सुना तो हैरानी से वंश की तरफ देखने लगी, क्योंकि दोनों अभी घर नहीं पहुंचे थे। वंश नीचे उतरा और ऑटो वाले को किराया देकर कहा, मैडम का किराया मैडम से ले लेना। निशी ने वंश को एक नजर देखा और जाने लगी। तुम कहां जा रहे हो? मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता, कहकर वंश वहां से चला गया। निशी ने मायूस होकर ऑटो वाले से कहा, चलिए भैया। निशी के कहने पर ऑटो वाला आगे बढ़ गया। प्रताप का घर बनारस। अपने पिताजी से शादी की बात सुनकर राजन अपने कमरे में चला आया। शादी के नाम से ही राजन का मन बेचैन हो गया। राजन ने अपने कमरे में आकर कबर्ड खोला और जल्दी जल्दी उसमें कुछ ढूंढने लगा। ऐसा करते हुए कबर्ड में रखा सामान बाहर गिरने लगा, लेकिन राजन को इन सब की परवाह नहीं थी। कुछ देर बाद राजन ने एक हाथ किताब लगी, जिसे देखते ही राजन की आंखें चमक उठी। उसने किताब को लिया और बिस्तर पर आ बैठा। राजन ने धड़कते दिल के साथ किताब को खोला। उसके बीचों बीच एक तस्वीर रखी थी। राजन ने उस तस्वीर को उठाया और अपने हाथ में लेकर देखने लगा। तस्वीर एक लड़की की थी जो देखने में 12-13 साल की लग रही थी। राजन उस तस्वीर को एकटक देखते रहा और फिर खुद से कहने लगा, तुमसे आखिरी बार स्टेशन पर मिले थे जब तुम मुझे शहर छोड़कर जा रही थी। हम जानते हैं तुम्हें जाते देखकर अपनी आंखों में आंसुओं को हमने कैसे रोका था। हम उन लोगों के सामने कठोर, बदतमीज और गुंडे बनते हैं, लेकिन तुम्हारे सामने कभी ना बने। हमें लगा हम तुमसे दोबारा नहीं मिलेंगे, पर जाते जाते तुमने पलटकर देखा तो एक उम्मीद हमारे दिल में रह गई, तुमने लौट कर आने की। जब से हॉस्पिटल से आए हैं सब बदला बदला सा लगता है जैसे हम अपनी याददाश्त खो दिए हैं। पर देखो, तुम अब भी हमको याद हो। हम आज भी तुम्हारे इंतजार में हैं, लौट आओ। रजनवा,
प्रताप की आवाज राजन के कानों में पड़ी तो राजन ने जल्दी से तस्वीर को किताब के बीच में रखा और उठ खड़ा हुआ, लेकिन कमरे में आते हुए कहा, जी पिताजी। प्रताप ने राजन को हड़बड़ी में किताब रखते हुए देख लिया था। हम जे कह रहे थे कि जब तक तुम्हारे कमरे का रंग रोगन होता है तुम नीचे वाले कमरे में ठहर जाओ, प्रताप ने कहा। पिताजी, हमको शादी नहीं करनी है, राजन ने धड़कते दिल के साथ कहा। अरे तो का हम जे सब आने वाली बहू के लिए कह रहे हैं? अरे तुम इकलौते बेटे हो हमरे, तुम्हारी खातिर भी तो जे सब कर सकते हैं। कारपेंटर नीचे कुछ डिजाइन बता रहा है, जाकर देखो और पसंद करो, शादी वाला मैटर बाद में देखी है। प्रताप ने कहा। ठीक है पिताजी। राजन ने राहत की सांस ली और खुशी खुशी वहां से चला गया। प्रताप ने टेबल पर रखी किताब को उठाया और उसे खोलकर देखा तो उसमें रखी तस्वीर देखकर खुद में ही बड़बड़ाया। तो ये बात है, बिरजू का शक सही निकला, रजनवा तो बहुत फास्ट निकला। ये तो है तुमने शादी ना करने की वजह। प्रताप ने तस्वीर को अपने कुर्ते की जेब में रखा और किताब को वापस वहीं रखकर कमरे से बाहर निकल गया। मुरारी का घर बनारस। रात का निकला मुरारी सुबह 10 बजे अपने घर पहुंचा। मुरारी ने बाहर पौधों में पानी देते हुए कृष्णा से पूछा, तुम्हारी भाभी कहाँ है? भाऊजी तो अंदर है भैया, कृष्णा ने कहा। बहुत ही गुस्से में होगी, मुरारी ने घर का माहौल जानने की कोशिश करते हुए कहा। नहीं, भाभी तो आज बहुत ही खुश है, नाश्ते में जलेबी और कचौड़ियां बनी है, घर में सबको मिली थी खाने को, कृष्णा ने कहा। सच कह रहे हो? मुरारी को यकीन नहीं हुआ। अरे भैया, आपके सर की कसम, हम काहे झूठ बोलेंगे, आज भाभी बहुत ही खुश है, कृष्णा ने कहा। हमरे सर की कसम खा खा के इट्ठो दिन गंजा कर दियो तुम सब मिलके हमको, मुरारी ने खींचते हुए कहा। का मजाक करते हैं भैया, कृष्णा ने दांत दिखाते हुए कहा। तुम हमारी साली लगे हो जो मजाक करेंगे तुमसे, और भूलो मत बेटा तुम्हारी भोजी का दिमाग शांत है, हमरा नहीं। ज्यादा बकैती करोगे ना तो यहीं पटक के पेल देंगे तुमको, का समझे, मुरारी ने कृष्णा को घूरते हुए कहा और वहां से चला गया। बेचारा कृष्णा मुंह लटकाकर चुपचाप अपना काम करने लगा। मुरारी जैसे ही अंदर आया, कचौड़ियों की खुशबू ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा और मुरारी के कदम खुद ब खुद किचन की ओर बढ़ गए। अनु कोई गाना गुनगुनाते हुए बड़े इत्मीनान से कचौड़ियां तल रही थी। मुरारी अंदर आया और जैसे ही एक कचौड़ी उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, अनु ने मुरारी के हाथ पर हल्की सी चपत मारते हुए कहा, पहले नहा कर आओ, उसके बाद में तुम्हारे लिए नाश्ता लगा देती हूं। एक तो खा ही सकते हैं, कहते हुए मुरारी ने एक कचौड़ी उठाई और गप से उसका एक टुकड़ा मुंह में रख लिया। जैसा कि कृष्णा ने कहा था, कचौड़ियां वाकई बहुत ही स्वाद बनी थी, पर उसमें हींग के तड़के ने स्वाद को दुगना कर दिया था। बहुत ही गजब बनी है मैं की, ऐसी कचौड़ी तो हमने पूरे बनारस में ना खाई। वैसे तुम कितना प्यार करती हो यार हमसे, हमें 2 दिन से कचौड़ी खाने का बहुत ही मन था, और तुमने। मुरारी इतना ही कह पाया कि अनु ने उसकी तरफ पलट कर कहा, ये मैंने मुन्ना के लिए बनाई है, आज मुन्ना मुंबई से वापस आ रहा है ना। मुरारी ने जैसे ही सुना, बेचारे का दिल टूट गया और उसने कहा, तो मतलब तुम हमसे प्यार नहीं करती? करते हैं मुरारी, और प्यार का कचौड़ियों से क्या कनेक्शन है? अनु ने वापस अपना ध्यान काम में लगाते हुए कहा। काहे नहीं है, कनेक्शन है। अरे हम बनारसियों का पहला प्यार है कचौड़ी और आलू सब्जी, जे कह के ना तुम दिल तोड़ दियो अनु हमरा, मुरारी ने झूठ मूठ का नाटक करते हुए कहा। शुक्र मनाइए मिश्रा जी कि आपकी टांगे नहीं तोड़ी, वरना जो कांड आप करके आ रहे हैं उसके लिए आपका दिल नहीं, आपकी। खैर जाने दीजिए, जाकर नहा लीजिए, नाश्ता लगाती हूं आपके लिए, अनु ने कहा। अनु के मुंह से कांड का नाम सुनते ही मुरारी का दिल धक धक करने लगा और उसने मन ही मन खुद से कहा, जरूर हमारी जान के दुश्मन आई ने बताया है, पर सब जान के भी अनु इतना शांत काहे है? ये तो और भी ज्यादा चिंता की बात है, ऊपर से नाश्ता लगाने की बात कर रही है। मत भूलो मुरारी, बकरे की बलि देने से पहले उसको भी खूब खिलाया पिलाया जाता है, और फिर उसके बाद एक ही झटके माओ की गर्दन धड़ से अलग।
नहीं, हम कुछ ना करिए, हमारी गर्दन ना काटो, मुरारी एकदम से चिल्लाया। क्या हुआ मुरारी, पागल हो गए हो क्या? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? और कौन काट रहा है तुम्हारी गर्दन? अनु ने मुरारी की तरफ पलटकर कहा। मुरारी होश में आया, देखा वह अनु के साथ किचन में खड़ा है। उसने जल्दी से अपनी गर्दन को छूकर देखा तो उसे तसल्ली मिली कि उसकी गर्दन अभी बाकी है। बोलोगे कुछ? अनु ने कहा। कुछ नहीं, हम नहा कर आते हैं, तुम नाश्ता लगवाओ, कहते हुए मुरारी वहां से चला गया। मुरारी भी ना कभी कभी बहुत अजीब बिहेव करता है। अब भला एक अचार का मर्तबान तोड़ने पर क्या बेचारी आई मुरारी का गला काट देगी? ऐसा होता तो अब तक सैकड़ों बार तुम्हारा गला कट चुका होता मुरारी, अनु ने कचौड़ियां तलते हुए कहा। फ्लाइट की विंडो सीट पर बैठा मुन्ना बाहर के नज़ारे देखते हुए अपनी सोच में डूबा हुआ था। मुन्ना के बैग में वो लिफाफा था जो उसे उस आदमी से मिला था जो पिछले कुछ महीनों से मुन्ना की मदद कर रहा था, और इस बार उसकी मुन्ना से आखिरी मुलाकात थी। मुन्ना ने मुरारी से वादा किया था कि वह मुरारी के दोस्त के पास बेंगलोर जाकर बिजनेस सीखेगा, लेकिन अब मुन्ना के सामने नई समस्या खड़ी थी, और वो थी मुरारी को हमेशा हमेशा के लिए राजनीति के दलदल से बाहर निकालना, और इसके लिए मुन्ना का बनारस में रहना बहुत जरूरी था। दूसरी तरफ गौरी मुन्ना के साथ एक नए रिश्ते में बंधने जा रहा था, और यहां से मुन्ना की जिंदगी में जिम्मेदारियां बढ़ने वाली थी। अपनी नई जिंदगी में मुन्ना जहां खुश था, वहीं उसे मुरारी की चिंता भी थी। आखिर दोनों ही रिश्ते मुन्ना की जिंदगी में बहुत अहमियत रखते थे। मुन्ना ने निशी को भी अपनी सगाई में इंदौर आने को कहा, जिससे वंश और निशी के बीच की गलतफहमियां हमेशा के लिए दूर हो जाए, क्योंकि बनारस में मुन्ना ने उन दोनों की आंखों में मोहब्बत देखी थी, लेकिन मुंबई आने के बाद वंश के बचपने और निशी के गुस्से में वो मोहब्बत कहीं दबकर रह गई। और मुन्ना जानता था कि निशी ही एक ऐसी लड़की है जो वंश को थोड़ा समझदार और जिम्मेदार बना सकती है। मुन्ना के दिमाग में कई चीजें एक साथ चल रही थी, और यही वजह थी कि मुन्ना ज्यादातर समय हमेशा खामोश ही रहता था। काशी और शक्ति को लेकर मुन्ना निश्चिंत था, क्योंकि दोनों ही समझदार थे। सबके बारे में सोचते हुए मुन्ना को गौरी का ख्याल आया, और सहसा ही उसके होंठों पर मुस्कुराहट तैर गई। मुन्ना को मुस्कुराते देखकर एयर होस्टेस उसके पास आई और कहा, सर आप कुछ लेंगे? क्या हमें एक कप चाय मिल सकती है? मुन्ना ने सहजता से कहा, जी सर। एयर होस्टेस ने मुस्कुराकर कहा और वहां से चली गई। मुन्ना को गौरी की याद आ रही थी, लेकिन उसका फोन फ्लाइट मोड पर था। ऐसे में गौरी से बात करना मुश्किल था। मुन्ना ने अपने फोन का कैमरा ऑन किया और एक प्यारी सी तस्वीर क्लिक की। गौरी जब से उसकी जिंदगी में आई थी, मुन्ना ये सब चीजें करने लगा था। उसने कुछ और तस्वीरें ली ताकि वह गौरी को भेज सके। चाय आई। मुन्ना चाय पीते हुए खिड़की के बाहर उड़ते बादलों को देखने लगा। उसका मन बहुत शांत और खुश था। आखिर 2 दिन बाद वह अपनी मोहब्बत से जो मिलने वाला था। नेशनल कॉलेज इंदौर। गौरी काशी को लेकर कॉलेज पहुंची। मैनेजमेंट कोर्स की एंट्री फॉर्म की आज लास्ट डेट थी। काशी और गौरी दोनों अंदर आई तो काशी ने गौरी से कहा, तुम हमारा इंतजार करो, हम फॉर्म सबमिट करके आते हैं। लेकिन मैं अकेले क्या करूंगी? गौरी ने कहा, हमने सुना है इस कॉलेज की कैंटीन की कोल्ड कॉफी बहुत अच्छी है और बटर टोस्ट भी। तुम जाकर वो ट्राई क्यों नहीं करती? फॉर्म सबमिट करने के बाद हम तुमसे वहीं मिलते हैं। काशी ने अपने बैग में सामान ढूंढते हुए कहा। ठीक है। गौरी ने फॉर्म सबमिशन के लिए लगी लंबी लाइन को देखते हुए कहा, जहां वह लगना बिल्कुल नहीं चाहती थी। काशी, तुम यहां क्यों खड़ी हो? चलो, हमें देर हो जाएगी। काशी की एक दोस्त ने कहा, जो काशी के साथ इस कॉलेज में एडमिशन ले रही थी। काशी उसके साथ वहां से चली गई। कॉलेज काफी बड़ा था और गौरी अकेले, इसलिए वह कैंटीन की तरफ चल पड़ी। हालांकि गौरी के आसपास के गुजरते लोग उसे ही देख रहे थे। उसने स्क्रैच जींस, टॉप, जूते और बालों का मैसी बन बनाया हुआ था, जिसमें से 1-2 लटें निकलकर उसके गालों पर झूल रही थी। गौरी झूमते हुए कैंटीन की तरफ चली जा रही थी। उसे कौन देख रहा है कौन नहीं, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। कैंटीन की तरफ जाते हुए गौरी को मुन्ना से हुई पहली मुलाकात याद आ गई।
जब वह अपने कॉलेज में मुन्ना से टकराई थी और मुन्ना को उससे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। मुन्ना के ख्यालों में खोई गौरी चली जा रही थी, तभी सामने से आते लड़के से टकरा गई। टकरा कर गौरी जैसे ही पलटी, उसे सब धुंधला नजर आने लगा और साफ दिखाई दे रहा था। सामने मुन्ना मुस्कुराते हुए। गौरी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि मुन्ना उसके सामने खड़ा है। गौरी मुस्कुराते हुए मुन्ना के पास आई और जैसे ही उसे छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, किसी ने एकदम से उसका हाथ नीचे कर दिया। कुछ देर पहले गौरी को जो धुंधला दिखाई दे रहा था वो अब एकदम से साफ दिखाई देने लगा। अंधी हो क्या, देखकर नहीं चल सकती? लड़के से पहले उसके साथ खड़ी लड़की की आवाज गौरी के कानों में पड़ी। गौरी मुन्ना के ख्यालों से बाहर आई। अपनी गलती गौरी मान ली, ये भला कैसे हो सकता था? उसने तुनकते हुए कहा, हाँ मैं अंधी हूं, लेकिन तुम लोगों के पास तो आंखें हैं ना, तुम देखकर चल सकते हो। एक तो मेरे बॉयफ्रेंड को धक्का मारती है, ऊपर से एटीट्यूड दिखा रही है, तुझे तो मैं। लड़की ने गुस्से से गौरी को उंगली दिखाते हुए कहा और उसके सामने आई। गौरी ने उसकी उंगली में अपनी उंगली डालकर उसे नीचे किया और कहा, देखो बाबू, ऐसा है, मैंने जानबूझकर इसे धक्का नहीं मारा, वो गलती से लगा। और दूसरी बात, दोबारा मुझे ये उंगली दिखाई ना तो तोड़कर तुम्हारे हाथ में रख दूंगी। तुम ज्यादा बोल रही हो, लड़की के साथ खड़े लड़के ने कहा। गौरी ने उसे देखा और कहा, किसको बोल रहा है बे? अभी खींच के देंगे ना तू ही कंटा बिलबिला जाओगे। गौरी की बात लड़की को समझ नहीं आई और लड़की के तो ऊपर से गई। उसने लड़के को वहां से ले जाते हुए कहा, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं इस कॉलेज में, स्टूडेंट कम और गुंडे ज्यादा लग रहे हैं। लगता है तुम भी एक कंटाप खाकर ही मानोगी, गौरी ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन तब तक लड़का लड़की वहां से जा चुके थे। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या गौरी सच में रंग चुकी है मुन्ना के रंग में? क्या वंश और निशी के बीच खत्म होगा ये झगड़ा, या यूं ही चलती रहेगी उनकी नोकझोंक? क्या मुन्ना बचा पाएगा मुरारी को इस नई मुसीबत से? ये सब जानने के लिए आपको सुनना पड़ेगा मैं तेरी हीर मेरे साथ। और आज एक प्यारा सा मैसेज मेरी एक प्यारी सी माँ के लिए जो मेरे से मीलों दूर मुंबई के किसी शहर में रहती है। मुझे इस बात की खुशी है कि आप सब लोगों के साथ साथ मेरी वो प्यारी सी माँ जो मुझे बनारस में मिली थी वो भी मेरी कहानियाँ सुनती है। और जब मुझे ये पता चला तो मुझे इतनी खुशी हुई कि वो मेरी कहानियाँ सुनती है और उन्हें सुनकर बहुत खुश भी होती है। तो एक प्यारा सा मैसेज उनके लिए कि थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। और आप बहुत अच्छे हो, बहुत स्वीट हो। मैं चाहती हूँ मैं आपसे मिलने आऊँ और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द आपसे मिलूँ, क्योंकि मुझे आपको एक बहुत टाइट सा हक करना है। एंड थैंक यू सो मच। और एक छोटा सा थैंक यू उनकी छोटी बिटिया श्रेया के लिए। आई नो वो भी मेरी कहानियाँ सुनती है और मैं बहुत खुश हुई जान के कि वो लोग मेरी कहानियाँ सुनते हैं। और ये कोई नहीं, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, उनकी मदर है और उनकी छोटी सिस्टर है। और मेरी उस दोस्त का नाम है मोना चौधरी, जो मुझसे पहली बार बनारस में मिली थी। और इन सब के साथ साथ आप सबको भी थैंक यू जो आप मेरी कहानियाँ सुनते हैं, इसे इतना वक्त देते हैं। तो मिलते हैं अगले भाग के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया एंड बाय बाय।